जय हिंद। एग्ज़ाम प्रिपरेशन पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने अभी तक 5 क्लासें ले चुका हूँ और मैंने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों को कवर किया था। तो आज ये मेरी 6ठी क्लास है, जिसमें मैं आपको उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तुम्हें क्या पढ़ना है? उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसे मैंने आपको जब राष्ट्रपति के बारे में बताया था और राष्ट्रपति से संबंधित कई सारे आर्टिकल, कई सारे अनुच्छेद थे, वैसे ही उपराष्ट्रपति से संबंधित कई सारे अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिस ट्रिक से मैंने उसको याद किया है। उसका ट्रिक है उसका निकाचूस। क्या है? उसका निकाचूस। उसका निकाचूस। ट्रिक क्या है? उसका निकाचूस। अनुच्छेद क्या है? 63। जो राष्ट्रपति की शुरुआत होती है अनुच्छेद 63 से, जबकि राष्ट्रपति की शुरुआत होती थी अनुच्छेद 52 से और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 63 से। अनुच्छेद 63 है, 64 है, 65 है, अनुच्छेद 66, 67 है, 68, 69 है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। देखो, 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 64 में क्या है? सभापति। और 65 में क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और 66 में क्या है? निर्वाचन। और 67 में क्या है? कार्यकाल। 68 में क्या है? चुनाव का समय। और 69 में क्या है? शपथ। एक बार फिर से देखें, उसका निकाचूस 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अनुच्छेद 63 में है उपराष्ट्रपति, 64 में सभापति, 65 में राष्ट्रपति कार्यवाहक, 66 में निर्वाचन और 67 में कार्यकाल, 68 में चुनाव का समय और 69 में शपथ। तो आइए एक एक अनुच्छेद को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के पद की चर्चा है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 64, हमारा अनुच्छेद 64 या आर्टिकल 64 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 64 ये कहता है जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, हमने बताया था संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का एक अध्यक्ष होता है और राज्यसभा की एक अध्यक्ष होता है। तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। यही आपके अनुच्छेद 64 में बताया गया है। किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वो भले ही राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष होता है, लेकिन वह राज्यसभा का मेंबर या सदस्य नहीं होता है। ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने के नाते। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, ना कि उनका पद वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए, बल्कि उन्हें सैलरी दी जाती है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। तो अनुच्छेद 64 आपको क्लियर होगा, जिसमें बताया गया उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को जो वेतन या सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते दिया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद 65, आर्टिकल 64। आखिरकार ये आर्टिकल क्या कहा था? आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में ये कहा गया है, जैसे समझना, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या राष्ट्रपति कहीं चले गए हैं किसी कारणवश, तो उस समय राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? क्योंकि भारत देश में किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के पद पर हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन कर सके। तो यही बताया गया है अनुच्छेद 65 में।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इस दौरान जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनते हैं तो इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग जो है वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। अनुच्छेद 65 में क्या बताया गया है? जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं और वह उस दौरान राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं। अनुच्छेद 65 क्लियर हुआ, राष्ट्रपति कार्यवाहक। तो आइए बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 66। आखिरकार हमारा अनुच्छेद 66 या आर्टिकल 66 क्या कहते हैं? इसमें बात की गई है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। आखिरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उनका निर्वाचन किस मेथड के माध्यम से होगा। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट ना होके, वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जनता के माध्यम से ना होके अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जो होता है एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति के द्वारा। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है और हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति, जैसे हमने वहाँ देखा था कि आखिरकार कौन कौन से वो लोग होते हैं, कौन कौन सा सदन होता है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद होता है, संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। क्योंकि हमने देखा था राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के वही सदस्य भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। और जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो। हमने वहाँ देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल भी भाग लेती है, लेकिन जबकि विधान परिषद भाग नहीं लेता है। लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानमंडल के भी सदस्य भाग लेते थे जो निर्वाचित होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो अब देखने करते हैं आखिरकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यता, आखिरकार वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हो, उसकी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो। और तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो। और आपके चौथा जो है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। हमने वहाँ पे देखा था राष्ट्रपति में यही सारी योग्यताएं थी, वो व्यक्ति भी 35 वर्ष की आयु और ये व्यक्ति भी 35 वर्ष की आयु। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। दोनों में उम्र क्या है? 35 वर्ष की आयु, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति के बनने की उम्र क्या है या उपराष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या कहता है आर्टिकल 67 अनुच्छेद 67, इसमें कौन कौन सी बातें कही गई हैं। जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, वैसे ही हमारे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगर उसके, फिर यहाँ पे एक बात आपको याद करने वाली बातें हैं, अगर उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो तो वह तब तक अपने पदों पे बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित ना हो सके। देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं कहा गया। उपराष्ट्रपति में ये कहा गया है अगर उसके उत्तराधिकारी जो अगला उपराष्ट्रपति आएगा, अगर उसका चुनाव नहीं हुआ है
तो जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं वो तब तक अपने पदों पे बने रहेंगे जब तक नया राष्ट्रपति या उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित ना हो सके। इसमें क्या कहा गया है, जो व्यक्ति नया राष्ट्रपति आने वाला है अगर उसका चुनाव नहीं हुआ है तो चाहे भले ही पुराने उपराष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट हो गया हो, उनका निर्वाचन समय समाप्त हो गया हो, वह व्यक्ति तब तक, वह उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उपराष्ट्रपति, जबकि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। और अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग माध्यम से हटाया जा सकता है। अभी हम समझेंगे आखिरकार ये महाभियोग कैसे होता है, इसके पीछे प्रोसेस क्या है। तो उपराष्ट्रपति को भी और राष्ट्रपति को भी 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगर हम आगे बात करें, उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, लोकसभा से प्रारंभ नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, अगर उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लाना है तो वह राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, ना कि लोकसभा से। अगर हमें अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पे महाभियोग लाना है तो लोकसभा या राज्यसभा हम किसी भी सदन से पारित कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति पे अगर हमें महाभियोग लाना है तो वह राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? राज्यसभा का सभापति होते हैं। अगर हम बात करें, अभी तक हमारे भारत देश में किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लाया गया है, किसी भी राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट पे महाभियोग नहीं लाया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा महाभियोग को लेके। जबकि राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ कर सकते हैं या शुरुआत कर सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग हम केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ कर सकते हैं, लोकसभा से किसी भी स्थिति में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये महाभियोग की प्रोसेस क्या है। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारी संसद है। संसद में आपको पता है 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। हम पहले देख रहे हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे आएंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा, ना कि लोकसभा से। जब बात होती है प्रारंभ की, तो प्रारंभ के लिए 25% कितने 25% सदस्यों की, राज्यसभा की जितनी टोटल सीट है उसके 25% सदस्यों की अनुमति होती है। जब 25% लोग अनुमति देते हैं कि हाँ हमें राज्यसभा के सभापति पे या वाइस प्रेसिडेंट पे महाभियोग लाना है, तो जब 25% लोगों की अनुमति मिल जाती है तो क्या होती है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो प्रारंभ की स्थिति क्या है, तो सबसे पहले 25% लोगों की साइन होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए कि हाँ हम राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति पे महाभियोग लाना चाहते हैं। और जब ये प्रारंभ हो जाएगा तो राज्यसभा से ही 66% अर्थात 2/3 बहुमत से उस बिल को पास कराना पड़ेगा। जब उस बिल को राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा तो पहले तो 25% लोगों की अनुमति चाहिए प्रारंभ कराने के लिए। जब प्रारंभ हो जाएगा तब वह बिल राज्यसभा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और जब 66% लोग उस बिल के सहमति में आ जाएं, अर्थात 2/3 लोग अनुमति दे दें कि हाँ हमें वाइस प्रेसिडेंट पे महाभियोग लाना है, और जब यह बिल पास कर देंगे तो राज्यसभा से यह बिल पास हो जाएगा। तो फिर यह बिल जाए कहाँ पे, लोकसभा के पास, और तब उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व कि आप पर महाभियोग लाया, आप अपने बचाव में कुछ पक्ष रखना चाहते हैं कि नहीं। और जब यह बिल जाएगा लोकसभा में, अगर लोकसभा में भी 66% लोग अर्थात 2/3 लोगों ने यह बिल पास कर दिया,
तो ये माना जाएगा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है और अब उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमने उपराष्ट्रपति के महाभियोग को देखा था, अब हम देख रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। जैसे पता संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा, लेकिन हम उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग लाते थे वो राज्यसभा या वो सिर्फ राज्यसभा से ही प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से पारित कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम मानते हैं हमने लोकसभा से बिल को प्रारंभ किया तो सबसे पहले 25% लोगों की अनुमति चाहिए। जब 25% लोगों की अनुमति हो जाएगी तो लोकसभा में ही 66% बहुमत की आवश्यकता होगी। जब 66% लोग उस बिल को अपनी सहमति दे दें तो फिर यह बिल भेजा जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में, और फिर 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि आप पर महाभियोग आया है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं कि नहीं। और फिर अगर ये बिल राज्यसभा में गया और राज्यसभा के मेंबर 66% लोग इस बिल पे अपनी सहमति दे दे, अर्थात 2/3 लोग, तो ये माना जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है और राष्ट्रपति का पद समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की इस प्रक्रिया को समझ में आया होगा, कैसे कैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था अनुच्छेद 67 तक, जहां उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अनुच्छेद 68, आखिरकार आर्टिकल 68, अनुच्छेद 68 आर्टिकल 68 क्या कहता है। इसमें यही बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है यथाशीघ्र करा लेना चाहिए, उसमें जल्दी कराने की चर्चा है, लेकिन इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया है। आखिरकार उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करा लिया जाएगा। 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव को बस यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, अर्थात इसमें यह निश्चित नहीं दिया, कोई टाइम फिक्स नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में कराया जाएगा। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में कहा गया था कि नए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, चुनाव जो है, 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले करा लिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 69, आखिरकार अनुच्छेद 69 में क्या कहा गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के शपथ के बारे में जिक्र है। आखिरकार उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति साहब शपथ दिलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम आगे बात करें, हमारा क्या है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 71 में ये कहा गया है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी कोई भी विवाद होता है, किसी कारणवश हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में विवाद होता है, तो उस विवादों का निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा और किसी भी कोर्ट में नहीं सुलझाया जाएगा। ये एक विशेषित पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में कराया जाएगा। अनुच्छेद 72, हमने अनुच्छेद 72 पढ़ा था। हमने राष्ट्रपति की जब न्यायिक शक्तियाँ पढ़ी थी, हमने वहाँ पे अनुच्छेद 72 को देखा था कि राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ होती हैं। हमने वहाँ पे देखा था राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ थी। एक क्षमा था, एक लघुकरण था, एक प्रतिहार था, एक विराम था, ऐसे कोई एक और था। वहाँ पे राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ थीं। जबकि हमारे अनुच्छेद 73, आखिरकार आर्टिकल 73 क्या बोलता है। आर्टिकल 73 में ये कहा गया है कि जो संघ है, संघ की कार्यपालिका प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। हालांकि राष्ट्रपति के पास कानून नहीं, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए आता है तो कोई बिल कानून बनता है। यही कहा गया है, संघ की कार्यपालिका जो प्रणाली है, अगर हमें उसको आसान करना है तो आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, कानून बनाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 73 तक समझ में आया होगा। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद। आखिरकार ये मंत्रिपरिषद क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद। ये हमारे अनुच्छेद 74 में है। किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 74 में। हमने अभी तक अनुच्छेद 73 तक कवर किया। अनुच्छेद 74 में कहा गया मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आखिरकार अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थात मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री के अधीन आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझ में आया होगा। मंत्रिपरिषद क्या होते हैं? जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो उनकी कमेटी बनती है, जो उनके मेंबर होते हैं, वही मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। हमने आपको मंत्रिपरिषद के बारे में समझाया था अपने पिछले वीडियो में। आखिरकार मंत्रिपरिषद क्या होते हैं? हमने आपको ये बताया था कि लोकसभा या राज्यसभा से जो सदस्य बन के जाते हैं उनमें से कुछ लोगों को मंत्री का पद दे दिया जाता है और उनके समूहों को मंत्रिपरिषद कहते हैं। और जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि वह भी उस लोकसभा या राज्यसभा से किसी का संसद होता है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वह भी एक मंत्री होता है, लेकिन वो मंत्रियों में सर्वोच्च होता है, वो प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री के अधीन मंत्रिपरिषद आते हैं। तो जो मंत्री होते हैं, बेसिकली मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा कि कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री कौन से होते हैं। तो जो मंत्रियों को कैटेगराइज किया गया, मंत्री 4 प्रकार के बांटे गए हैं। हमारे पहले कौन है? कैबिनेट मंत्री। हम कहते हो रही है भाई कैबिनेट मीटिंग हो रही है या फिर कैबिनेट मंत्री, यानी उन मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। और किसे बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। जैसे हमारे पास क्या गृह मंत्रालय है, एक डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्री है, ये सब क्या एक डिपार्टमेंट है। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है, किसी भी विभाग का जो एक डिपार्टमेंट होता है, जो एक विभाग होता है, उस विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। यह अपने विभाग के, जो उसका डिपार्टमेंट होगा, यह अपने विभाग के सभी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और गृह मंत्रालय कौन है? अमित शाह। तो वो अपने फैसले को लेने के लिए बाध्य होते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं अपने डिपार्टमेंट के सभी फैसलों को लेने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। कैबिनेट मंत्री वो अपने विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। जबकि आखिरकार ये राज्य मंत्री क्या होते हैं? कई बार लगता है राज्य मंत्री अर्थात ये राज्य में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। राज्य मंत्री राज्यों में नहीं पाए जाते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं राज्य मंत्री क्या होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि प्रत्येक एक डिपार्टमेंट होता है, उस विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो कैबिनेट मंत्री कहलाता है। और प्रत्येक विभाग में ही एक राज्य मंत्री होता है। प्रत्येक विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री वो होता है कैबिनेट मंत्री और उसी विभाग में एक राज्य मंत्री होता है जो कि हमारे कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होता है या कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। सॉरी, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जो राज्य मंत्री है, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री, जितना भी डिपार्टमेंट होता है उसमें एक राज्य मंत्री होता है और उस विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री है वो क्या होता है? कैबिनेट मंत्री। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। यह जो राज्य मंत्री होता है यह प्रत्येक राज्य में नहीं होता। किसी भी स्थिति में हमें देखने से या सुनने से लगता है राज्य मंत्री कि हर एक राज्य में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो राज्य मंत्री होता है वो उसी डिपार्टमेंट का एक मंत्री होता है या हर एक राज्य में ना होके, बल्कि जितने भी विभाग होते हैं वह राज्य मंत्री प्रत्येक विभाग में पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच डिफरेंस को समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके एक मंत्री आते हैं, आपने कई बार सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब ये क्या होते हैं भाई? स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार ये क्या होते हैं? राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री, अगर मान लेते हैं, क्योंकि हमने बताया
किसी भी डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा मंत्री है वो कौन हो गया? कैबिनेट मंत्री। और उसकी सहायता के लिए एक मंत्री होता, वो क्या हो गया? राज्य मंत्री। अगर उस डिपार्टमेंट का जो हमारा कैबिनेट मंत्री है, जो सबसे बड़ा मंत्री है, अगर किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाए, वह उपस्थित ना रहे, तो उस विभाग के जो राज्य मंत्री हैं, उसी डिपार्टमेंट के राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको स्वतंत्र प्रभार समझ में आया होगा। स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री उसे कहते हैं कि जो भी कैबिनेट मंत्री है, अगर अपने डिपार्टमेंट में उपस्थित ना रहे, तो उसी डिपार्टमेंट के जो राज्य मंत्री हैं उनको स्वतंत्र प्रभार का पद दे दिया जाता है। हम कहते हैं राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। तो अब बात करते हैं उप मंत्री क्या होते हैं। उप मंत्री जो होते हैं सबसे छोटे स्तर के मंत्री होते हैं, यह राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। तो तीन मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए और उप मंत्री। जहाँ आपके राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और आपकी उप मंत्री राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। आपको समझ में आया होगा ये मंत्री के प्रकार। तो आइए, आपको कई बार सुनने में आता है मंत्रिमंडल। अब ये आखिर मंत्रिमंडल क्या होता है? जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। वो क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। ये क्या? मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। आखिरकार किसे बोलते हैं? मंत्रिमंडल। देखो, इस मंत्रिमंडल में जो हमारे कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं और राज्य मंत्री होते हैं और आपके स्वतंत्र प्रभार होते हैं। अगर इन तीनों को मिला दो, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार, अगर आप इन तीनों को मिला दो, तो इन तीनों के मिलने से जो संस्था बनती है उसे हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो मंत्रिमंडल समझ में आया होगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में सबसे पहले सर्वप्रथम मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था। सर्वप्रथम मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो अनुच्छेद 352 में, जिसमें यह अनुच्छेद 352 हमने आपको पढ़ाया था राष्ट्रपति की। जब मैंने आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ा रहा था, मैंने वहाँ पे आपको बताया था अनुच्छेद 352 क्या होता है। क्या था? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में कहा गया है राष्ट्रपति जो है वो इसी मंत्रिमंडल की सिफारिश पे, जो ये मंत्रिमंडल है जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार आते हैं, इन्हीं मंत्रिमंडल के सिफारिश पे राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो मंत्रिमंडल क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंसेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। अगर हम बात करें अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के पास, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो योजना आयोग थी, जो कि पहले योजना आयोग थी 2014 से पहले, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, योजना आयोग को समाप्त करते हैं और उसके स्थान पे नीति आयोग लाते हैं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते हैं। अब योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग है, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गए। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद, क्या? राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। आपको समझ में आएगा प्रधानमंत्री को लेके। एक विद्वान थे, उनका नाम था मोरेले। क्या नाम था? मोरेले। मोरेले नामक विद्वान ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। क्योंकि भाई जो संसद होते हैं, भाई सभी लोग संसद बन के जाते हैं, सभी लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है अपने समकक्षों में, अर्थात अपने समान लोगों में सबसे प्रथम स्थान पा जाता है। इसलिए मोरेले नामक विद्वान ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। एक विद्वान और थे म्यूर नामक। क्या नाम था? म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज, उनका मानना एक राज्य रूपी जहाज है, जो एक स्टेट है उसका जो जहाज का स्टीयरिंग, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा गया है। उन सामान्य शब्दों में जो म्यूर नामक विद्वान है वो ये बताना चाह रहे, जो एक जहाज चलती है उसकी जो व्हील स्टीयरिंग है वो किसके हाथ में होती है? मंत्रिमंडल के हाथ में होती है। और हाँ, अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो संसद का सदस्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति
बिना संसद के सदस्य बने 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। अगर उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता नहीं है तो वह बिना सदस्य बने 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद रह सकता है। लेकिन शर्त है उसके लिए, लेकिन 6 माह के अंदर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर वह किसी कारणवश पार्लियामेंट का या संसद का सदस्य नहीं बन पाया तो वह अपने पद से या प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के पद से हट जाएगा। इसमें क्या बताया, कोई भी सदस्य अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करें महान्यायवादी, देखते हैं अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, हमने अभी तक अनुच्छेद 74 तक देखा। अनुच्छेद 76 की बात करें, अनुच्छेद 76 में भारत के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। आखिरकार ये महान्यायवादी होता क्या, इतना बड़ा भारी भरकम शब्द है। अगर मैं आपको सामान्य भाषा में समझाऊं, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई भी क्राइम करता है तो उसके लिए एक वकील होते हैं। भाई कोई हमारा एक वकील होता है, अगर हम कोई भी क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वैसे भी भारत सरकार का एक वकील है। जो भारत सरकार की वकील को हम भारत का महान्यायवादी कहते हैं। सिंपल चीज़, जो भारत सरकार की वकील हैं उन्हीं को महान्यायवादी कहते हैं। जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। जो ये महान्यायवादी होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है, जिसके पास कानून का ज्ञान हो। वह कानूनी संबंधी विषयों पे भारत सरकार को सलाह देता है। तो महान्यायवादी क्या होते हैं, सिंपल चीज़, भारत सरकार का वकील होता है, वो भारत सरकार का विधि या कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी संबंधी विषयों पे भारत सरकार को सलाह देता है। क्योंकि भाई किसी का भी वकील हो, अगर जब सरकार चेंज होगी तो भाई ऑटोमेटिकली वकील तो बदल ही जाते हैं। इसी प्रकार महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं है कि आखिरकार उसका कार्यकाल क्या होगा। जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। कोई भी महान्यायवादी होगा जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति अर्थात मंत्रिमंडल, और जब तक मंत्रिमंडल चाहेगा तब तक वह व्यक्ति महान्यायवादी के पद पे बना रहेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दूसरी सरकार आएगी तो वह अपने मनपसंद की वकील रखेगी ना, कि थोड़े पुराने वकील को ही रखेगी। क्या हो गया, महान्यायवादी। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को, आखिरकार महान्यायवादी किसे चुनेगा, राष्ट्रपति जो है उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो कम से कम इतनी योग्यता हो कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसके पास यह योग्यता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे महान्यायवादी होते हैं जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जितनी भी कार्यवाहियाँ होती है वो सभी कार्यवाहियों में भाग लेता है। कार्यपालिका की सभी कार्यवाहियों में महान्यायवादी भाग लेता है, लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता है। जब व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह किसी भी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता। अगर कोई भी बिल आ गया तो उसमें वो अपनी वोटिंग नहीं दे सकता, लेकिन हाँ वो सभी कार्यवाहियों में भाग लेता। ये कई बार पूछा गया है कि जो महान्यायवादी होता है संसद के सदस्य न होते हुए भी कार्यवाहियों में भाग लेता है, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है, इसलिए वह मतदान नहीं कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो केंद्र सरकार पर अगर किसी भी प्रकार की कोई मुकदमा होता है, केंद्र सरकार पे किसी भी प्रकार का मुकदमे को कोर्ट में लड़ने के लिए महान्यायवादी ही जाता है। अगर संसद पे किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा है तो उसकी सुनवाई चाहे जहाँ पे होती है तो महान्यायवादी ही जाता है। यह मुकदमे को, जो महान्यायवादी है, मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे आपका अधीनस्थ न्यायालय हो, किसी भी कोर्ट में जाके लड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 था समझ में आया होगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है
केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा की गई है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, उसके कार्यों का संचालन कैसे होगा, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होता है। क्योंकि भाई हमारे सरकार में कई सारे मंत्रालय बटे होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई। इस प्रकार से कई सारे मंत्रालय बटे होते हैं, तो उनके कार्यों की जिक्र या चर्चा अनुच्छेद 77 में की गई है। और अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78, अनुच्छेद 78 में यह बोला गया है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी, जो भी संसद में चल रहा हो, क्योंकि राष्ट्रपति साहब तो संसद में बैठते नहीं हैं, तो संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दो, राष्ट्रपति को बताएं। अनुच्छेद 78 में यही बोला गया है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, और आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज मैंने आपको उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी के बारे में चर्चा किया। तो अगली वीडियो में मैं संसद, लोकसभा और राज्यसभा को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद।